हेलो डियर स्टूडेंट, बेहतर रिजल्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम सब लोगों ने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए थे। उसी की कड़ी में हम आगे की ओर बात करते हैं, जिसमें आगे वाला क्वेश्चन जो आपका आता है टर्न विलेन के गुण, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी के आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आपका अगला हेडिंग जो है वो आपका आता है टर्न विलेन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बात करते हैं इसमें कि द्रव विलायकों में उपस्थित आवासशील विलेय। देखिए नया नया एक वर्ड आ रहा है आपके पास में, आवासशील विलेय के बारे में बात होती है। नया वर्ड आता है आपका आवासशील के विलेय। अभी जैसे कि हमने बात किया है, आप विलेय के बारे में बात की है, आपने विलायक के बारे में बात किया, आपने विलेय के बारे में बात किया। आज रिलेटेड वो टॉपिक सारे रिलेट किए हुए विलेय, विलायक और विलेय के बारे में बात होगी। लेकिन अब यहाँ पे नया टॉपिक आता है कि आवासशील विलेय के बारे में बात होती है। अब आवासशील विलेय का मतलब क्या हुआ कि आवासशील विलेय का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी द्रव विलायक में, किसी भी द्रव विलायकों में किसी आवासशील विलेय को डाल दें, किसको डाल रहे हो, किसी आवासशील विलेय को डाल लो, लेकिन वह विलेय बनाने की टेंडेंसी को फॉलो ना करें। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम जैसे लेते हैं यहाँ पे कि एक कोई सोल्यूशन में लिया गया है और यहाँ पे इसको मान लिया कि आपके ये क्या है, H2O है। कौन है? H2O है। और H2O में कोई हम छर्री या कोई द्रव्य डाल रहे हैं क्योंकि आवासशील विलेय का कार्य करें। आवासशील विलेय का मतलब समझिएगा कि मतलब जिसको घोलने से मतलब उसकी वाष्पशीलता क्या हो जाए, कम हो जाए। आप सभी को स्पष्ट भाषाओं में समझने का प्रयास करिएगा कि जहां पे हम डाल रहे हो कि कोई आवासशील विलेय का डाला जा रहा हो तो वो विलेय क्या करे, घुलेगा। मतलब विलेय बनाने जा रहा हो लेकिन विलेय पूर्ण रूप से बनता ना हो। तो अब ऐसे बात किया जाए तो विलेय बनेगा नहीं, तो उसमें क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जिस पदार्थ को हम घोल कर रखेंगे वो पूर्ण से उसमें घुल नहीं पाएगा। और जब पूर्ण से नहीं घुल पाएगा तो जो विलयन होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, तन विलयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम विलयन बनाते हैं, हम विलयन अगर बनाते हैं तो विलयन में विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को घुलना जरूरी होता है। अब विलायक में विलेय के मोलों की संख्या घुलेगी तो नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट के प्रकार समझिएगा कि नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएगा, और जब नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो विलयन कैसे होना चाहिए, शांत होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। लेकिन विलयन आपका शांत नहीं होगा, विलयन कैसा हो जाएगा, तनु। क्योंकि जिस विलेय को आपने घोला है वह घुलने की टेंडेंसी को फॉलो नहीं करना है। बस समझिएगा पे कि जिस हम विलेय को घोल रहे होंगे वह विलेय क्या करेगा, आपकी विलायक में 100% शोषित होने के चांस को क्या करेगा, खो चुका होता है। इसलिए क्या होता है, विलयन कैसा रह जाता है, तनु विलय रह जाता है। कैसे विलय रह जाता है, तनु विलय रह जाता है। अब उसी तनु विलय के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम घोल ही रहे हैं, अभी तक आपने पढ़ा कि कोई भी विलयन बनेगा जिसमें विलेय क्या होगा, पूर्ण से घुल रहा होगा और विलायक के साथ घुला होगा तो विलयन बनाया होगा। आपने अभी तक पढ़ा, जितनी सांद्रता इकाई में आपने यही बात पढ़ी है कि कभी विलेय के मोलों की संख्या के बारे में बात हुई है, कभी विलायक के मोलों की संख्या के बारे में बात हुई है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात होगी कि एक नया वर्ड जब आएगा आपके सामने तो बताता है यहाँ पे कि कोई भी पदार्थ विलायक को तो घोला जाएगा। बस समझिएगा, कोई पदार्थ घोला जाएगा तो वह तो क्या होगा, द्रव होगा। लेकिन यहाँ पे जो विलायक हो सकता है वो कोई आवासशील ठोस हो सकता है। क्या हो सकता है, आवासशील ठोस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसे पानी में हम घोल लें, जिसको छर्री को घोल लिया जाए, किसको घोल लें, हम छर्री को घोल लें। या जैसे मान लिया बड़े बड़े पत्थरों को घोल लिया जाए तो पत्थर उसमें घुलने जाएगा नहीं। जो पत्थर घुलेगा नहीं तो अब वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो भी विलेय उसको घोलोगे वो विलेय को घोल नहीं पाएगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल वैसे ही वैसे बने रह जाएंगे। जब कुछ परसेंट का विलेय अगर बन भी रहा होगा तो विलेय क्या है, तनु विलेय बनेगा। कैसे विलेय बनेगा, तनु विलेय बनेगा। उसी के गुण के आधार पर अगर बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला आपका परासरण एवं परासरण दाब है। पहला कौन है, परासरण एवं परासरण दाब है। दूसरा आपका क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। कौन है, वाष्प दाब का अवनमन। तीसरा वर्ड जो दिया गया क्वथनांक के उन्नयन के बारे में बात किया गया। इसके बारे में बात की हम, क्वथनांक के उन्नयन के बारे में बात किया गया। और सबसे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका हिमांक का अवनमन है। हिमांक का अवनमन। परासरण परासरण दाब को हम आगे फिर भी बात करेंगे। परासरण परासरण दाब के बारे में अभी अधिकरण के बारे में बात होगी और उसी के बारे में बात होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा, शब्द लिखा है अवनमन। तो अवनमन शब्द का मतलब ये समझ लीजिएगा कि कमी को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा, कमी को व्यक्त करेगा। और क्वथनांक की उन्नयन का मतलब, उन्नयन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना। तो यहाँ वृद्धि के बारे में बात होगी।
हिमांक के ऑर्नोमन के बारे में बात करेंगे तो ऑर्नोमन का भी मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हिमांक का ऑर्नोमन के बारे में बात होगी। इसके बारे में तो हिमांक के ऑर्नोमन के बारे में बात होगी कि किसी पदार्थ को हमको जमा रहे हो तो कितना तापमान से हमको क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। अब जैसे बात होती है कि उसी में अगली कड़ी में जब बात करते हैं तो आगे वाली हेडिंग आपकी आती है, बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन के आनुषंगिक गुण। तो विलयन के आनुषंगिक गुण के अंतर्गत ये चार हेडिंग आती है। चाहे आप रासायनिक और रासायनिक के बारे में बात करेंगे, चाहे आप वाष्प के ऑर्नोमन के बारे में बात करेंगे, चाहे आप अथरान के उन्नयन के बारे में बात करेंगे, चाहे आप हिमांक के ऑर्नोमन के बारे में बात करेंगे। ये चारों के चारों जो आपके कारक हैं वो आपके विलयन के आनुषंगिक गुण पर व्यक्त करेंगे आपके। तो आगे हम बढ़ते हैं कि विलयन के आनुषंगिक गुण, देखिए शब्द से ही मतलब निकल के आ रहा है, शब्द से ही मतलब निकल के आ रहा है कि किसी भी विलयन में अगर विलय हुए हैं तो एक तो आपका विलय होगा और एक आपका क्या होगा, विलायक होगा या नहीं होगा। अब विलय और विलायक में किसी विलयन का निर्माण करेंगे, ये भी आपको पता है। अभी ऊपर वाली हेडिंग में मैंने आपको बताया कि तन विलयन गुण के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, तन विलयन के बारे में बात हो रही है। तो तन विलयन का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि वह विलायक जिसमें कोई भी विलय पूर्ण रूप से घुल ना पाया हो, या अर्थात हम बात करेंगे तो वहां पे किसके बारे में बात करेंगे, आंशिक बारे में बात करेंगे, मतलब थोड़ा सा घुला है, मतलब विलय बनाने की टेंडेंसी को तो फॉलो कर रहा है लेकिन वो पूर्ण रूप से भी विलय बनाने की टेंडेंसी को फॉलो नहीं किया, पूर्ण रूप से 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ। अगर 100% डिसोसिएशन हो जाएगा उस मॉलिक्यूल का तो वहां पे विलय तो होना नहीं, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अर्थात किसी विलय को शांत बनने के लिए विलायक में विलय का घुलना बहुत ही जरूरी है। विलयन देखिए दो बार आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़े होंगे कि विलयन आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन होता है, एक असंतृप्त विलयन होता है और एक असंतृप्त विलयन होता है। तो यहाँ पे बात सिर्फ आदर्श विलयन के बारे में बात की तो ये कहता है कि कोई भी विलय जब विलायक पूर्ण रूप से उसमें घुल जा रहा हो, कि कोई भी विलय किसी विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाए तो वह उसका कौन सा है, आदर्श विलयन बनेगा। अभी राउंड के बारे में बात नहीं करेंगे, राउंड के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि प्रत्येक विलयन अपने आप को आदर्श बनाने का प्रयास करेगा और आदर्श तभी बनता है जब वह विलय इसमें हो, विलायक में घुलने की टेंडेंसी को फॉलो करता है। विलय विलायक में घुलने की टेंडेंसी को फॉलो करता है तब वह अच्छा सा विलयन माना जाता है। अब यहाँ पे बना कैसा है, तन विलयन बना हुआ है। तो तन विलयन का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी विलय उस विलायक में डाला गया होगा। विलायक का मतलब मान लीजिए कि विलायक कैसा, आपको वाटर नॉर्मली दे दिया जाता है कि वाटर आपका क्या है, विलायक है। तो अब कोई भी विलय विलायक में डाला गया होगा तो वह विलय उस विलायक में घुलने की टेंडेंसी को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझिएगा कि अगर घुल गया तब तो सांद्र विलयन, अगर नहीं घुला तो विलयन कैसा होगा, तब तन विलयन होगा। जैसे आप घर पे देखते होंगे कि मान लिया जाए कि कहीं पर भी अगर थोड़ा सा हम क्या रखें, छर्री दे दें और पानी में घोल रहे हो तो छर्री को जो पानी के साथ अगर घोलते हैं तो होता क्या है कि छर्री नीचे आपके नीचे बैठ जाती है और पानी फिर आपका क्या होता है, फिर वैसे उसे रंग में आ जाता है। ऐसे बालू को भी लिया जाए, अगर पानी में घोल रहे होते हैं तो बालू भी पानी में क्या होता है, घुलता नहीं है, नीचे को क्या होता है, बैठ जाता है, फिर पानी ऊपर की ओर आ जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर विलयन बन रहा तो विलयन कैसा बना, तन विलयन बनना। और तन विलयन का मतलब फिर वही बार बता रहा हूँ कि विलय के अणु उस विलायक में 100% डिसोसिएट नहीं हुए होंगे या पूर्ण रूप से उसमें घुलित नहीं हुए होंगे या पूर्ण रूप से आयनित नहीं हुए होंगे। बात समझ रहे ना भाई, पूर्ण रूप से आयनित नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पे बात होती है कि विलय और विलायक, देखिए विलय का निर्माण कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब विलयन के आनुषंगिक गुण के बारे में बात होगी तो कहा जाता है कि विलयन के जो भौतिक गुण, कौन से गुण, भौतिक गुण, विलयन के जो भौतिक गुण जो किसी विलयन के, किसके, विलय के मोल प्रभाव पर निर्भर करते हैं। थोड़ा सा और आगे आइएगा, विलयन के जो भौतिक गुण किसी विलयन के निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन मतलब यहाँ पे आप भाग के बारे में बात कर सकते हैं, निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर, यहाँ पे देखो आनुषंगिक गुण लिखा है, मतलब किसी एक कारक जिससे विलयन के निर्धारण की संभावना व्यक्त की जा रही है उसके कणों की संख्या को व्यक्त करने की बात हो रही है। आप ध्यान सुनिएगा यहाँ पे कि विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन में या परसेंटेज वेट बाई वेट भी दिया जा सकता है, भार में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर या विलय के मोल प्रभाव पर निर्भर करते हो, वो उनके क्या कहलाते हैं, विलयन के आनुषंगिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे, विलयन के
वे विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो उस विलयन की क्या कहलाती है? अणुसंख्य गुण कहलाती है। और सुनिए यहाँ पे अब कह रहा है कि दो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी प्रकृति विलय के अणुसंख्य गुण पर निर्भर नहीं करती है। तो मैंने आपको एक सीधी से लाइन दे दिया है कि विलयन के अणुसंख्य गुण कणों की प्रकृति कैसा बोला गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे बताया गया है कणों की प्रकृति, उनकी संरचना कैसी है, छोटा है या बड़ा है, उसके बारे में बात हो रही होगी, या कितना गुणाकार संगठन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह उसके ऊपर निर्भर नहीं करती। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसका फ्रेमिंग कोड है, आप इसको स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि विलयन के अणुसंख्य गुण कणों की प्रकृति, उनकी संख्या, उनकी संगठन या उनकी संरचना पर निर्भर नहीं करते। सॉरी, संख्या पर निर्भर करेंगे लेकिन संरचना एवं संगठन पर निर्भर नहीं करते। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पर क्या होते हैं? नॉन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात होगी कि विलयन के अणुसंख्य गुण के बारे में बात करेंगे तो वहां पे किसी विलयन के नेचर की प्रकृति, जो नेचर होता है उसका निर्धारण हमेशा किससे करते हैं? उसके विलय की प्रकृति से करते हैं। तो अणुसंख्य गुण जो होता है वो हमेशा विलय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करेगा। बचा लीजिएगा, आप परिभाषा का सीधे सीधे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप शब्दों को तोड़ना सीखिए। अंग्रेजी में लिखेंगे तो बोला जाएगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन अब सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होगी वह किससे होगी? वो विलय के कणों से होगी। तो विलय की कणों की संख्या पर जो चीज निर्भर करेगी वही उस विलयन की क्या कहलाएगी? अणुसंख्य गुण कहलाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं ना? अब आगे की अगर बात करते हैं तो आगे आपकी बात करें तो विलय के गुण में कि ध्रुव विलय की जो पहली हेडिंग है आपकी, वो आपकी कौन है? परासरण एवं परासरण दाब है। कौन सी है? परासरण एवं परासरण दाब है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें बताया जाता है कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें डिफिनीशन के साथ एसपीएम के बारे में बात होती है, एसपीएम के साथ में उसकी जो वर्क फंक्शन होते हैं उसके बारे में बात होती है, इसी में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात होगी। तो हम आगे को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा इसमें जैसा कि अभी आपने देखा कि आपको तुल्य विलयन के गुण के बारे में बताया गया और तुल्य विलयन के बारे में बताया गया कि तुल्य विलयन में अगर आप देखते हैं अणुसंख्य गुण के बारे में बात करें तो आपको 4 प्रकार के अणुसंख्य गुण के बारे में बात हुई। उसी की एक कड़ी की ओर आगे बात करते हैं, परासरण की ओर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परासरण की ओर बात करते हैं। परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहा जाता है। इससे बताया जाता है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली, एक नया वर्ड आपके लिए आया है, अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करने का गुण परासरण कहलाता है। तो इसे बात करते हैं कि अगर हम बात करेंगे एसपीएम के बारे में, तो एसपीएम की अगर इंग्लिश में लिखते हो तो इसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी को हम एसपीएम के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपीएम के नाम से बोला जाता है। तो पहले हम बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। अब अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ये हुआ कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब वह झिल्ली जो किसी एक मॉलिक्यूल को अपने से पार जाने देती है। बात समझिएगा, किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे कि कोई एक मॉलिक्यूल जो होगा वो आपके क्या करेगा? आपकी अपने से पार जाने देगा। तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह सिर्फ विलायक का अणु होगा। कौन सा अणु होगा? विलायक का अणु होगा। कौन सा अणु होगा? विलायक का अणु होगा। तो इसमें अगर बात करते हैं कि अगर बोला जाएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से बोलेंगे हम कि वह झिल्ली, या वह बोलेंगे ऐसे बोलेंगे वह झिल्ली जो किसी विलयन में से विलायक के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती हो, जो अपने से आर पार जाने देती हो, इसको सिर्फ विलायक के अणुओं को, विलय के अणुओं को नहीं, विलय के अणु को आर पार जाने नहीं देगा। इसमें अगर बात करें तो ट्रॉप नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बात किया था, जो बताया था कि बकरे के आंसे में जिसे प्रत्येक जंतुओं में झिल्लियां पाई जाती हैं, अर्धपारगम्य की झिल्लियां पाई जाती हैं। उसी में आगे हम बात करते हैं कि कहता है कि एसपीएम में जैसे बहुत सारी झिल्ली हो गई। जैसे मान लिया गया कि हम एसपीएम के बारे में बात करेंगे तो जंतुओं में भी पाई जाती है। आपकी कृत्रिम झिल्ली बनता है, कॉपर फेनोसाइनाइड का झिल्ली बनता है, और एरोफॉन का भी झिल्ली बनता है उसमें। तो ये सब इसके आगे बात करते हैं। तो एसपीएम की जो बात करेंगे तो एसपीएम से वही कहेगी वह झिल्ली जो किसी विलयन में
विलायक के अणुओं को अपने से आर पार जाने दे। इसको अपने से आर पार जाने देगी, विलायक के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती है और उसकी क्या कहलाती है, एसपीएम कहलाती है। अभी आपको हम आगे क्यों बताएंगे, इसमें परिभाषा अगर हम आगे देखेंगे तो एसपीएम की परिभाषा और आपको रिलेट करवाते हैं कि एसपीएम किसे कहते हैं। जैसे बताते हैं कि पराश्रम के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लिया गया कि एक हम एक्सपेरिमेंटल थ्रू बनाते हैं, देखिएगा इसको। जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक कंप्लीट झिल्ली का फॉर्मेशन किया। देखिएगा इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे इस करके का आकार बनाया गया, जहां पे ये भर दिया गया, ये यहाँ पे आपकी एसपीएम है। तो इसे बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एसपीएम लगाई गई। एसपीएम का मतलब समझ ही रहे होंगे कि वे झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती हैं। किसको अपने से आर पार जाने देती हैं? विलायक के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती हैं, लेकिन विलेय के अणुओं को रोक देती है, विलेय के अणुओं को अपने से आर पार जाने नहीं देती है। इसमें 1864 में ट्रॉप नामक एक वैज्ञानिक ने कॉपर फेरोसाइनाइड के बारे में बताया था कि एक प्रकार के क्या संश्लेषित झिल्ली का निर्माण किया जा सकता है। और जंतु झिल्ली में अगर बात करी जाएगी तो आप बकरे के आशय के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आप अंडे में भी झिल्लियां पाई जाती है उसके बारे में भी बात आप कर सकते हैं। ये बात होती है एसपीएम। अब देखिए यहाँ पे जो मैकेनिज्म है आपका किसका, ऑस्मोसिस का है, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे इसे मान लिया गया। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट भी है। देखिएगा यहाँ पे, तो हमने जो ये ब्लू कलर का इसको मैंने मान लिया ए, या ए मान लिया गया इसको, और इसको हमने क्या मान लिया, कंटेनर बी मान लिया गया। और इस कंटेनर बी में क्या किया गया है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपके विलायक के हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो है आपके वो आपके ब्लैक डॉट्स में रिप्रेजेंट होंगे। ये आपके मॉलिक्यूल जो होंगे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल विलेय के होंगे। तो अब यहां में अगर ध्यान से चीज समझा होगा कि जो ए वाले कंटेनर में सारे मॉलिक्यूल हैं वो सारे एक ही रंग के हैं, तो इसको माना गया कि ये आपका शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक। कैसा आपका शुद्ध विलायक है? ध्यान समझिएगा, परिभाषाएं इसमें आपको इसी से आपको निकाल के दे देनी है। और यहां पे जो रखा गया है, तो यहां पे अभी कौन है, यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों के मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपका कंटेनर बी जो है ये आपका विलेयन है। कौन है? विलेयन है। अब दूसरी चीज समझिएगा कि मान लिया है कि इसमें अगर हम इसको बाई परसेंटेज में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर। ध्यान से समझिएगा इस चीजों को कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको जब आप कॉन्सेप्ट से समझ के रखते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो गलती कर बैठते हैं। वो गलती कहाँ करते हैं? वो गलती करते हैं आपके साथ में कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें यही आता है कि शुद्ध विलायक से, कहां की ओर से? शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। या जो दूसरा मिसप्रिंट पॉइंट होता है वो तल विलयन से सांद्र विलयन की ओर, ये कैसे स्वतः निर्धारित होता है, इसके बारे में बात होती है। तो जब इसके बारे में अगर आगे बात करेंगे तो बताया जाएगा कि भैया ये जो आपका बना हुआ है, ये आपका कंटेनर ए जो रखा गया है, इसको माना गया क्या? शुद्ध विलायक माना गया। अब शुद्ध विलायक माना गया तो उसमें से वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे। किसके मॉलिक्यूल होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। और इसमें हमें विलयन के बारे में बात किया गया है, तो विलयन में क्या होगा कि मान लिया गया कि यहाँ पे पानी भी होगा और पानी के साथ में इसमें क्या होगा? नमक भी होगा। नमक होने मान लिया कि साधारण आपका क्या है? आपका साधारण ये NaCl है जो डिजॉल्व है किसमें? H2 में डिजॉल्व है। किसमें डिजॉल्व है? H2 में। तो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर ही भरा हुआ है और यहाँ पे अगर हमने 100 ml लेकर रखा है तो ये 100 ml जो है ये 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो सकता है। कौन हो सकता है? सोल्यूशन हो सकता है। भाई ध्यान समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करना है। इसमें दो शब्द लिखे हुए, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर और तल विलयन से सांद्र विलयन की ओर। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ईमानदारी से समझना है और समझिएगा इसको, हम आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब देखिए अगर ये शुद्ध विलायक है और ये विलयन है, तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित है।
कौन उपस्थित है? विलेय और विलायक के अणु दोनों उपस्थित है। यहाँ पे सिर्फ कौन है? विलायक है। यहाँ पर विलायक और विलेय दोनों है। तो जब कहीं पे 100 ml आप सॉल्वेंट से बैठा हुआ सॉल्वेंट ही है और उसमें सॉल्यूट मिला दिया जाएगा तो सॉल्वेंट का अमाउंट कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे नमक घोला गया तो ये विलेय का निर्माण कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर या घोली ही नहीं गई होगी, तो यहाँ पे हम बताएंगे तो ये विलेय कैसा हो? ये आपका माना गया, ये शुद्ध विलायक जो है इसको हम क्या मानेंगे? ये सांद्र है। कैसा है? सांद्र है। विलायक की रिस्पेक्ट में अगर इसकी और बात करेंगे विलेय की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे विलेय आपका क्या है? सांद्र है। दो चीज समझ के चलिएगा कि यहाँ पे बात जो कर रहा हूं ये एसपीएम की बात कर रहा है, और एसपीएम कहता है कि वे झिल्लियां जिससे विलायक की अणु ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के अणु को आर पार जाने नहीं देगा। तो अब देखिए ये सांद्र हो गया। तो अब देखो अगर विलायक की रिस्पेक्ट में ये सांद्र है तो अब विलेय के मॉलिक्यूल में क्या? विलेय के मॉलिक्यूल बहुत ही क्या है? कम है। तो जो विलेय के मॉलिक्यूल बहुत कम है तो विलेय कैसा हो जाएगा? ये तनु विलेय हो जाएगा। कैसा विलेय हो जाएगा? ये तनु विलेय हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो विलायक कैसा होगा? ये तो विलायक अगर होगा तो ये कैसा हो जाएगा? तनु विलायक होगा कि नहीं होगा? और तनु विलायक अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे विलेय कैसा है? तनु विलेय। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे सांद्र विलेय है। और एसपीएम कहती है कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा है और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कम है तो हमेशा जो लिक्विडिटी का फ्लो होता है हमेशा कहां से होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की होता है। कहां से होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें विलेय के अणु बिल्कुल पाए ही नहीं गए हैं, और विलेय के अणु अगर नहीं पाए जाएंगे तो विलायक के अणु की मात्रा ज्यादा है। तो विलायक के अणु की मात्रा ज्यादा है तो एसपीएम फेवर किसको करती है? विलायक के अणु को फेवर करती है। किसको फेवर करती है? विलायक के अणु को फेवर करती है। किसको फेवर करती है? विलायक के अणु को फेवर करती है। और जब विलायक और यहाँ से जब उड़ जाएगा तो यहाँ पे मान लिया गया कि यहाँ पे विलायक की मात्रा क्या है? कम है। तो जब विलायक की मात्रा कम होगी तो क्या बताया जाएगा यहाँ पे कि ये सॉल्यूशन या शुद्ध विलायक से आप कहाँ जाएगा? या फिर तनु विलायक हो जाएगा। या ऐसा बोलेंगे कि सांद्र विलायक से, कहां से? सांद्र विलायक से वो कहां जाएगा? तनु विलायक की ओर जाएगा। सांद्र विलायक से तनु विलायक की ओर जाएगा। या ऐसे बोला जाएगा कि शुद्ध विलायक से विलेय की ओर। तो शुद्ध विलायक से कहां की ओर जा रहा है? विलेय की ओर जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? एसपीएम के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? एसपीएम के थ्रू जा रहा है। तो यहां पे बताया कि पहले एंट्री क्लियर हो रही है कि शुद्ध विलायक का मतलब कि उसमें विलेय की और उसमें क्या है? उपस्थिति नहीं है। तो वो आपने क्या पूरा कंसंट्रेट आपका सॉल्वेंट का हो गया। और दूसरा कंटेनर जो लिया गया, बी कंटेनर लिया गया यहाँ पे, वो बता रहा होगा कि यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों उपस्थित है। दोनों उपस्थित है, विलेय और विलायक दोनों उपस्थित है। तो शब्दों से क्लियर करिएगा कि यहाँ पे विलेय कैसा है? तनु विलेय है। और यहाँ पे विलेय कैसा है? सांद्र विलेय है। और यहाँ पे क्या है? सांद्र विलायक है। और यहाँ पे विलायक कैसा है? तनु विलायक। दो चीज देखिए कि शुद्ध विलायक से विलेय की ओर जा रहा है, तो शुद्ध विलायक से विलेय की ओर जा रहा है, या तनु विलेय से। तो तनु विलेय का मतलब हो गया कि एक कंटेनर में विलेय के मॉलिक्यूल है ही नहीं, या विलेय की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। बहुत ही कम मतलब अति सूक्ष्म है, जो नेग्लिजिबल है, सिर्फ विलेय की टेंडेंसी को फॉलो कर रहा है बस। तो उसके बारे में बात करेंगे तो अगर विलेय का मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर कम है, विलेय के अणु की संख्या बहुत ही कम है, अनकाउंटेबल हो गया होगा, और यहाँ पे विलेय की संख्या मैक्सिमम हो, तो देखिएगा विलेय की बनाने की टेंडेंसी फॉलो यहाँ पर होगी, विलेय की टेंडेंसी बनने की फॉलो यहाँ पर नहीं हो रही होगी। ध्यान समझिएगा। तो बताया जाएगा यहाँ पे कि आप शुद्ध विलायक से विलेय की ओर, तो देखिए शुद्ध विलायक से विलेय की ओर जा रहा होगा। आप समझ रहे हो इसको कि जहां पर विलेय यहाँ पर बिल्कुल पाया ही नहीं गया तो विलायक भी रह गया, शुद्ध विलायक रह गया। यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों है तो वो विलेय का काम करेगा। तो कह रहा है कि शुद्ध विलायक से विलेय की ओर, और या फिर तनु विलेय से सांद्र विलेय की ओर। तो जब विलेय का मॉलिक्यूल है ही नहीं, देखो हर बार मैं एक ही चीज को फोकस कर रहा हूं कि कंटेनर ए में विलेय का मॉलिक्यूल है
बिल्कुल नेग्लिजिबल है, सिर्फ विलेन की टेंडेंसी को फॉलो करने के ही बोला जा रहा है कि विलेन है। क्योंकि अगर डायरेक्ट बोल देंगे कि उसे विलाय का मालिक विलेय का मालिक रही, तो बोलोगे सर इसमें सांद्र विलेय और तुल्य विलेय की प्रॉपर्टी कैसे आएगी? तो उसी में बताया गया कि विलेय के मालिक अगर घोले भी गए होंगे तो ना के बराबर घोले गए होंगे। और दूसरी चीज एसपीएम क्या करेगी कि विलेय के अणु को छंत्र कर देगी, वहीं पर रोक देगी और विलाय के अणु को अपने से आर पार जाने देगी। बस समझ लेना भाई। तो यहां पर बात होगी कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब इसे मान लिया जाए कि हम अगर बात करें एसपीएम की, किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं एसपीएम की। एसपीएम को हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। शब्द देखिए क्लियर करिएगा यहाँ पे, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे तो 60 में लिखते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसको हम लिख सकते हैं एसपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपीएम बोलते हैं। तो परिभाषा लिखी जाती है कि वे झिल्लियां जिनसे विलायक के अणु आर पार गुजरने की क्षमता रखते हों वे, या लिखेंगे यहां पे रखते हो, तो वह उसकी क्या कहलाती है? एसपीएम कहलाती है। वे झिल्लियां जिनसे विलायक के अणु आर पार गुजरने की क्षमता रखते हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिनसे विलायक के अणु क्या हो? आर पार जाते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आर पार जा सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? हम एसपीएम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुजरने की क्षमता रखते हो, वह उसकी एसपीएम या अर्ध पारगम्य, वह उसकी अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम होती है, वह उसकी एसपीएम होती है। आप ऐसी परिभाषा निकाल सकते हैं, या सीधी सी अगर परिभाषा आप बोलने की क्षमता का रखते हो तो आप बोलेंगे कि वे झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती हैं उन्हें भी क्या कहते हैं? एसपीएम कहते हैं। लेकिन विलायक के अणुओं को विलेय के अणुओं को पार नहीं आने देती। यहां पे लिख सकते हैं विलेय के अणुओं को नहीं, विलेय के अणुओं को नहीं, यहां पे लिख सकते हैं। अब बात किया जाएगा ट्रॉप नामक वैज्ञानिक के बारे में। तो ट्रॉप ने इसे बताया 1864 में। तो 1864 में अगर बात करें तो कॉपर पेरोसाइनाइड के बारे में बात की, Cu2Fe के बारे में उन्होंने बात किया। किसके बारे में बात किया है? कॉपर पेरोसाइनाइड के बारे में बात किया है, जो आपकी क्या है? संश्लेषित है, या इसको हम कृत्रिम बोल सकते हैं। कृत्रिम एसपीएम के बारे में बात करेंगे तो यहां पे अगर बात होगी तो यहां पे लिख सकते हैं Cu2FeCN6, ये कॉपर पेरोसाइनाइड है आपका। और यहां पे अगर जंतुओं के बारे में बात करेंगे, तो ये भैया बकरे के आशय में या अंडे की झिल्ली के रूप में भी पाए जाते हैं। तो यहां तो बात की परासरण के बारे में बात हुई है। आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ में कंसंट्रेशन नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे आगे, तो सुनेंगे आपके साथ में अगले तन विलयन की गुण के बारे में, और उसी में थोड़ी सी मैं आपको स्नैपशॉट देंगे और बताएंगे कि परासरण दाब क्या होता है। तो जिन बच्चों को इसमें परासरण में अभी कोई दिक्कत पड़ रही होगी वो कमेंट बॉक्स से बताएंगे कि कहाँ पे कैसी कोई समस्या हो रही है, उसको थोड़ा सा और रिलेट किया जाएगा। इसके मैंने भी परासरण दाब को परासरण को मैंने थोड़ा समझाया है, लेकिन परासरण दाब को मैंने भी रोक दिया है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद में अगर कोई समस्या होती है आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में बात करिए, उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सुधार आपके साथ की जाएगी। आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप लेक्चर के दौरान अगर क्या करते कोई समस्या
उत्पन्न होती है, तो आप इसमें आप जा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक के चैनल पे आप जाइएगा, बेहतर रिजल्ट को फॉलो कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा। अधिकतर वीडियोस की जो लिंक होती है वो हमारे बेहतर रिजल्ट के फेसबुक वाले उसमें चैनल पे आपको मिलेंगे। थैंक यू भैया।